आज हम बात करेंगे बिहार के उस खास दौर की जिसे अक्सर 1990 से 2005 के बीच का जंगल राज कहा जाता है। जी। हमारे पास मृत्युंजय शर्मा की किताब है ब्रोकन प्रॉमिसेस, उसी पर हुई कुछ चर्चा के अंश हैं और इन्हीं के आधार पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय शासन, अर्थव्यवस्था, समाज पर क्या असर पड़ा। एक बात जो मतलब चौंकाती है वो ये कि अपहरण एक धंधा बन गया था बिहार में। हाँ, ये बातें सुनने में आती हैं। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल, ये दौर असल में वादों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई दिखाता है। हाँ, क्योंकि शुरुआत तो बड़े जोर शोर से हुई थी। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने जी। तो वादा था भ्रष्टाचार खत्म करने का, बेईमानी मिटाने का। जी। लोगों में एक उम्मीद सी जगी थी उस वक्त। हाँ, उम्मीद तो थी, लेकिन जैसा किताब के विश्लेषण में है, जल्दी विकास का एजेंडा कहीं पीछे छूट गया। अच्छा। और सारा ध्यान चला गया वोट बैंक की राजनीति पर। मतलब वो जो यादव करीब 14% और मुस्लिम करीब 16-17% वोट बैंक का समीकरण था, MY समीकरण जिसे कहते हैं। हाँ, MY समीकरण। उसको साधने पर जोर रहा। कहा तो यहां तक जाता है कि सोच ये बन गई थी कि डेवलपमेंट से नहीं, वोट बैंक से सत्ता मिलती है। तो फिर अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? क्योंकि ये वही दौर था जब भारत उदारीकरण के बाद तेजी से बढ़ रहा था। जी बिल्कुल। और बिहार की विकास दर 1990 से 2005 के बीच सालाना सिर्फ 1% के आसपास। ये तो मतलब लगभग रुक ही गया था विकास। सही कहा, ये लगभग ठहरावी था। हालांकि देखिए, इसके पीछे कुछ पुरानी वजह भी थी। ऐसा नहीं कि सब कुछ इन्हीं 15 सालों में हुआ। अच्छा, जैसे एक तो वो अंग्रेजों का परमानेंट सेटलमेंट था। उसने जमींदारों को जमीन सुधारने के लिए कोई खास प्रोत्साहन नहीं दिया। और फिर आजादी के बाद वो जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी जो 1993 तक चली। हाँ, उसका जिक्र आता है। उसने बिहार जैसे खनिज वाले राज्यों का बड़ा नुकसान किया, क्योंकि नियम ये था कि कोयला या लोहा आप देश में कहीं भी ले जाएं, भाड़ा बराबर लगेगा। तो फिर कंपनियां बिहार क्यों आएंगी? वो तो बंदरगाहों के पास गईं। बिल्कुल, तो उद्योग लगने का जो एक फायदा बिहार को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो मतलब आर्थिक हालात पहले से ही थोड़े नाजुक थे और फिर शासन प्रशासन का जो हाल हुआ जी, उसी को शायद जंगल राज कहा जाने लगा। ये बात कि 6 बजे के बाद लोग निकलने से डरते थे, अपहरण आम हो गया था, ये सब सच है? देखिए, किताब में जो आंकड़े दिए गए हैं वो तो यही बताते हैं। स्थिति बहुत गंभीर थी। उसमें जिक्र है कि 90 के दशक में बिहार में करीब 59 जातीय नरसंहार हुए। 59? हाँ, और उनमें करीब 600 लोगों की जानें गईं। बाप रे। और पलायन मतलब राज्य छोड़कर जाने वालों की संख्या वो 1991 से 2001 के बीच करीब 3 गुना बढ़ गई। 3 गुना? लोग बस भाग रहे थे, एक तरह से सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे थे। जी। और ये बाहुबलियों का क्या था? सिवान का जिक्र आता है बार-बार, शाहबुद्दीन का नाम। हाँ, वो एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। छात्र नेता चंद्रशेखर की हत्या हुई, पुलिस पर हमले की घटनाएं। अच्छा। और ये बात भी सामने आई थी कि उनके घर से पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले हथियार मिले। फिर वो शिल्पी गौतम हत्याकांड जैसी घटनाएं भी थीं जिसने पूरे राज्य को हिला दिया था। उसमें लालू यादव के साले साधु यादव का नाम भी आया था। तो ये सब दिखाता है कि कानून का डर जो है वो लगभग खत्म सा हो गया था। जो क्या ये माना जाए कि सरकार मतलब कुछ कर ही नहीं रही थी या जानबूझकर ऐसा होने दे रही थी? किताब में इसे स्टेट इनकैपेसिटी की पॉलिसी कहा गया है। मतलब राज्य की क्षमता को ही जानबूझकर कमजोर किया गया हो जैसे। स्टेट इनकैपेसिटी मतलब ये कि सरकारी पद खाली पड़े हैं, शिक्षकों की भारी कमी। आंकड़ा था कि 122 छात्रों पर एक टीचर। बीडीओ जैसे महत्वपूर्ण पद खाली। इलाके बाहुबलियों के नियंत्रण में। और नौकरशाही का भी मनोबल तोड़ने की कोशिशें हुई। जैसे वो किस्से सुनाए जाते हैं कि IAS अधिकारियों को अपमानित किया जाता था। हाँ, वो थूकदान उठाने वाली बात, ये सब सुना है। जी, तो ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां शासन नाम की चीज नहीं रह गई थी। और इसी माहौल में वो चारा घोटाला सामने आया, लगभग 900 करोड़ का। हाँ, वो भी एक अजीब कहानी है। ये घोटाला तब खुला जब पता चला कि सरकार के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। अच्छा। लेकिन पशुपालन विभाग का जो खर्चा है वो बजट से 5 गुना ज्यादा दिखाया जा रहा है। 5 गुना? हाँ, फिर जांच हुई तो पता चला कि सब फर्जी बिल थे, फर्जी निकासी थी। CBI जांच बैठी और लालू जी को हटना पड़ा। जी, उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। इस पूरे माहौल का बिहार और बिहार के लोगों की छवि पर क्या असर पड़ा होगा राज्य के बाहर? बहुत बहुत नकारात्मक असर पड़ा। आप देखिए, बाहर बिहारी शब्द को कई बार एक
अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा। हाँ, ये तो देखा है। लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ा। कुछ लोग तो अपनी पहचान, अपना राज्य बताने में भी संकोच करने लगे थे। ये उसी दौर की बनी हुई छवि का असर था। लेकिन कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी इसे सामाजिक क्रांति का दौर भी कहते हैं। हाँ, किताब इस पर भी बात करती है कि कैसे इस नैरेटिव को गढ़ा गया। शायद जो जमीनी हकीकत थी, आर्थिक ठहराव की, अपराध की, पलायन की, उस पर पर्दा डालने की एक कोशिश थी। ये असलियत इससे काफी अलग थी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो 15 साल थे, ये टूटे वादों के, बिगड़ती कानून व्यवस्था और आर्थिक बदहाली के साल रहे, और इसका एक गहरा निशान बिहार पर छूटा। बिल्कुल, और इस इतिहास को समझना, याद रखना आज भी जरूरी है। ये हमें बताता है कि शासन के फैसलों का या फैसले ना लेने का कितना दूर तक और कितना गहरा असर हो सकता है, और जवाबदेही कितनी जरूरी है। यहाँ एक बात सोचने वाली है। कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता को वैसे ही नेता मिलते हैं जिसके वो हकदार होते हैं। जब व्यवस्था इस तरह से चरमरा जाती है, तो फिर आम नागरिक की क्या भूमिका बचती है या क्या जिम्मेदारी बनती है? और ऐसी स्थिति कहीं और ना बने, इसके लिए क्या सबक हैं? ये सवाल जरूर